हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन टाइम्स में। फ्रेंड्स, आज से हम इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो आज का लेक्चर होगा वो एक ओवरव्यू टाइप होगा, यानी कि हम आज इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एडी और बीसी के कंसेप्ट को जानेंगे, जो कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमने हिस्ट्री को तरीके से समझना है तो उसके जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए कि हमने कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है। अगर हमें इसकी जानकारी नहीं है तो हम उसे समझने में भी प्रॉब्लम फील करते हैं आगे चलकर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन टाइप के लिए मैंने रखा है। फिर और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी जो भी क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं अपने बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का जो इतिहास है उसके इंट्रोडक्शन के बारे में आज का जो सेशन है उसे हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का इतिहास है ये 3 वर्गों में विभक्त है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? जैसे कि फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल और थर्ड है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को इंग्लिश में हम प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हम हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषता है, क्या उसका मीनिंग है, यहाँ पर हम वो देखेंगे। ऐसा काल जिसमें लोगों को लिपि या अक्षर का ज्ञान नहीं था। जो प्रागैतिहासिक काल का टाइम है, यहाँ पर जो मानव था उसे किसी मतलब लिपि या अक्षर का उसको ज्ञान नहीं था। यानी कि यहाँ से जो भी हमें एविडेंसेस मिले हैं वो सारे कैसे हैं, वो पूरे पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही उपलब्ध थे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य आप जानते हैं, जैसे कि पुरातात्विक साक्ष्य अगर मैं आपको बताऊँ उसमें क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि स्मारक, भवन, है ना, और उसके अलावा अभिलेख। ठीक है, तो हमें यहाँ और हम समझ सकते हैं मोहरे, मूर्तियाँ। ठीक है, मतलब जो इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उनसे पुरातात्विक साक्ष्य की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए। अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिली जो हम कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर उपलब्ध थे। अब देखिए, जो उस टाइम का मानव था वो गुफा चित्रकारी भी करता था। ठीक है, और उसके अलावा जो औज़ार प्रयोग करता था वो पत्थरों के द्वारा जो निर्मित थे, पत्थरों के, हड्डियों के। ठीक है, तो इन चीज़ों के आधार पर हमें उस काल के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। पर जो लिखित साक्ष्य था, मतलब रिटर्न में, वहाँ का हमें कोई भी उपलब्ध नहीं हुई है चीज़। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं इसके आगे। उदाहरण क्या है? पाषाण युग और धातु युग। अब देखिए, पाषाण युग यानी कि स्टोन एज और धातु युग यानी कि जो मेटल का टाइम पीरियड था। ठीक है, अब देखिए, अब पाषाण युग की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल देखा जाए तो पूरा प्रागैतिहासिक काल का ही पार्ट है। ठीक है, जो स्टोन एज है। लेकिन जो धातु युग है, धातु युग में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि हम पहले तांबे से परिचित हुए, फिर उसके बाद कांसे से, है ना, कांस्य से, फिर उसके बाद हम लोहे से परिचित हुए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम धातु से परिचित होते जा रहे थे तो फिर लिपि और अक्षर का मानव को भी आगे ज्ञान भी होता जा रहा था। लेकिन जब कुछ पार्ट ऐसा था धातु युग का, जब मानव जो था वो लिपि और अक्षर से अभी भी अनभिज्ञ था, उसे नॉलेज नहीं थी, तो इस कारण उस पार्ट की वजह से इसे प्रागैतिहासिक काल में भी माना जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब आएगा कि पाषाण युग जो है इसे हम किन 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट है पुरा पाषाण काल। ठीक है, पैलेलिथिक पीरियड कहते हैं। सेकंड है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसे मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ नव पाषाण काल, जिसे हम न्यूलिथिक पीरियड कहते हैं। इनके बारे में हम सारी चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आपको इतना जानना है कि ये स्टोन एज के मतलब आगे के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। धातु युग। धातु युग में हम जानेंगे कि ताम्र युग से पहले मानव जो था वो परिचित हुआ। ठीक है, यानी कि तांबे और पत्थर का प्रयोग हो रहा था यहाँ पर औजारों में भी।
और उसके अलावा देखें कांस्य युग में तांबे और टिन का प्रयोग हो रहा था। जब हम सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, कि वहाँ का जो मानव था वो तांबे और टिन को मिलाकर जो कांसा धातु बनती है उसका प्रयोग कर रहा था। फिर जब हम वैदिक पीरियड तक पहुँचेंगे वहाँ हम लोह युग के बारे में जानेंगे कि ठीक है। तो लोह युग कई जो ये जो वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये सब जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। अभी आप बस इतना सुन लीजिए कि यहाँ पर कौन कौन सी धातु थी, ठीक है, और कौन सी सभ्यता में हमने इसके बारे में जाना। अब आगे देख लेते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जिसे प्रोटो हिस्ट्री पीरियड कहते हैं, ये कैसा काल है? ये ऐसा काल है जिसमें लोगों को लिपि अक्षर का ज्ञान तो था लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए ये काल ऐसा है जिसमें लोगों को, अब देखो लिपि का और अक्षर दोनों का मतलब ज्ञान यहाँ पर था, ठीक है। तो अब लिपि अक्षर का ज्ञान अगर हो गया तो उन्हें, लेकिन क्या यहाँ पर जो एक चीज़ की कमी थी वो क्या थी कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। जो अब हम उन एविडेंसेस को देखते हैं तो हम क्या वहाँ पर ये समझ पाए हैं कि उन्हें पढ़ने में असमर्थ हैं, ठीक है, पढ़ा नहीं जा सका है उन्हें। यानी कि यहाँ से पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी सभ्यता इसमें आती है? वो आती है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आगे देख लेते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसमें क्या था कि ऐसा काल है जिसमें लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, ठीक है। और यानी कि यहाँ पर पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों उपलब्ध थे। और इसमें अब क्या नई बात ऐड हुई कि अब उन्हें पढ़ा भी जा सका है। यानी कि जो महाजनपद काल था वहाँ से लेकर अभी तक का जो काल का हम खंड मान सकते हैं वो ऐतिहासिक काल में हम मान सकते हैं। यानी कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? बेसिकली आप ये समझिए महाजनपद काल से, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल का जैसे ही नाम आता है आपके माइंड में तुरंत पाषाण काल आ जाना चाहिए, क्योंकि जो स्टोन एज थी वो ओवरऑल पूरी प्रागैतिहासिक काल के अंडर ही आती है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है। तो पुरापाषाण काल जो है इसका टाइम पीरियड है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। लेकिन अगर हम अभी देखिए जो एनसीईआरटी में हमें डाटा मिलता है वो भी मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। वहाँ लिखा आपको मिलेगा 20 लाख से 12,000। यहाँ पर जो फिगर वहाँ मेंशन है वो ये है, ठीक है। मध्यपाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो ये है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें वो आपको बताएगा 12,000 से 10,000, ठीक है। और नवपाषाण काल की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व है और वहाँ क्या लिखा होगा? 10,000 वर्ष पूर्व, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी के जो आंसर्स हैं, ठीक है, उन्हें करेक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर टिक कर सकते हैं। और अदरवाइज़ ये जो मैंने आपको डाटा दिया है यही सर्वमान्य तथ्य है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करना है कि कहीं आपने कुछ और पढ़ा। ऐसा हो सकता है क्योंकि विभिन्न विद्वान जो थे उन्होंने अपने अपने मत दिए, ठीक है। तो उनके मतलब उनके कोई ऐसे ही यहाँ पर कोई ऑथेंटिसिटी नहीं हुई है कि हाँ यही सही है, ठीक है, क्योंकि सबने एक अनुमान लगाया और उसके आधार पर उन्होंने अपने इसके मतलब बताया कि इसका टाइम पीरियड ये है, ठीक है। तो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सर्वमान्य मानी जाती हैं उन्हें हम सही मानते हैं, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है 2500 से 1750 ईसा पूर्व और वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है। वहीं अगर मैं बताऊँ आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता अगर एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो 2500 की जगह यहाँ 2350 दिखाएगा, यानी कि 2350, ठीक है। तो वहाँ पर ये अगर इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो ये होगा। जब ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ मैं सब आपको ये सब रिमाइंड भी साथ साथ करवाऊँगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में। अब देखिए जो ऐतिहासिक काल है ये क्या है? इसमें प्राचीन भारत का इतिहास आता है जो कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक का माना गया। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो 712 से 1707 ईस्वी तक माना गया। और आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो 1707 से 1947 ईस्वी तक माना गया। ये सब मैंने आपको फ्रेंड्स अभी तक बताया जो कि इतिहासकारों ने इसको डिवाइडेड किया कि यहाँ तक से यहाँ मतलब ये इस कालखंड में माना जाएगी चीज़, ठीक है। लेकिन अब देखिए अब जो आगे हम डिस्कस करेंगे वहाँ हम देखेंगे कि जिस तरह एनसीईआरटी चीज़ों को पढ़ाती है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने आपको बताई हैं। लेकिन अब एनसीईआरटी में सीधा सीधा
3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। उसमें हमें क्या होता है, बहुत इजी होता है टॉपिक को पढ़ना सीधा कि ये एंशिएंट का पार्ट हो गया, ठीक है, ये मिडाइवल का हो गया, ये मॉडर्न का, तो वो सब अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए भारत का जो इतिहास हमने किस तरह से पढ़ने का क्रम मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि हम प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस तरह पढ़ के इसको डिस्कस करेंगे। देखिए प्राचीन इतिहास, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में मैं आपको बता दूं कि हम डायरेक्ट सीधा प्रागैतिहासिक काल पर नहीं आ जाएंगे। मैं इससे पहले आपको मानव की उत्पत्ति भी समझाऊंगी कि किस तरह मानव की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उसकी उत्पत्ति किस तरह हुई, उसके बाद ही आपको प्रागैतिहासिक काल समझ आएगा। कि एकदम से अगर मैं आपको कुछ बता दूँ, इट्स बेटर मैं आपको ओरिजिन से बताऊँ, ठीक है, कि जो मानव था उसका जब वो उसकी उत्पत्ति हुई वहाँ से मैं आपकी ये स्टार्टिंग करूँगी, ठीक है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, फिर हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, यानी कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, महाजनपद काल, फिर मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, यानी कि मौर्य के जो बाद वाला पीरियड था, फिर गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, और उत्तर भारत के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश, चोल साम्राज्य, ये सब हम प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। अब आगे देख लेते हैं मध्यकालीन इतिहास में यहाँ पर क्या है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे जब भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि जौनपुर के बारे में हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा मालवा, ठीक है। और आगे हम देखेंगे जब हम साउथ के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बहमनी और विजयनगर, ये सब स्वतंत्र प्रांतीय राज्य में आएंगे। फिर सूफी और भक्ति आंदोलन, इन्हें भी डिस्कस करेंगे। फिर मुग़ल काल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे आधुनिक इतिहास के बारे में, यानी कि आधुनिक इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सबसे पहले आप जैसा कि सामने देख पा रहे हैं, तो इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है, फिर उसके बाद जो नवीन राज्यों का उदय हुआ है ना, और उसके बाद 1757 से 1857 का जो विद्रोह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। 1857 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। फिर आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, और उससे पहले के भी जो कुछ संगठन थे इम्पॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, ठीक है, यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। और क्रांतिकारी आंदोलन जितने हुए वो डिस्कस करेंगे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में, इसके साथ ही आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता चलेगा। फिर भारत में शिक्षा का जो विकास और समाचार पत्र, इन सब को डिस्कस करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जितने हुए उन्हें भी डिस्कस करेंगे। फिर गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय, इन सब के बारे में मैं पूरा आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद भारत का जो संवैधानिक विकास था वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको महत्वपूर्ण कथन और नारे, ठीक है, जो भी हुए थे वो सारे मैं आपको बताऊंगी। ये कथन किसका है, इस तरह से कई बार पूछ लिया जाता है, या ये नारा किसने दिया था, है ना, उससे हम सारी चीज़ें जान पाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स था सिलेबस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। मैंने कुछ कहा था आपको बीसी और एडी के बारे में भी समझा दूंगी आज। तो जो बीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है, बिफोर क्राइस्ट। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। हिंदी में इसे कहते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि जो ईसा के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट याद रखनी है आपने इसकी फुल फॉर्म। अब आगे देख लेते हैं एडी, एनो डोमिनी, ठीक है। इसे हिंदी में क्या क्या कहा जाता है, ईस्वी। इतिहास में जब हम कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, कहीं एडी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो वो जो घटनाएं हैं वो ईसा के जन्म के बाद की हैं, ठीक है। और बीसी जो है बिफोर क्राइस्ट, इसकी जगह आजकल क्या प्रयोग होने लग गया है, BCE। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है। इसकी फुल फॉर्म है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। फिर उसके बाद है एडी, यानी कि एनो डोमिनी। इसकी जगह क्या प्रयोग होने लगा है, CE, यानी कि कॉमन एरा। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना, ठीक है। अब देखिए
एडी और बीसी के कंसेप्ट का जो भी आपको डाउट था वो यहाँ से सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सब समझाऊंगी। आप देखिए एडी की जो यहाँ पर फिगर्स हैं वो सारी आपको बढ़ती हुई दिख रही हैं, यानी कि 100 एडी, फिर 200 एडी, फिर 300 एडी, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा सकती हैं, जिस टाइम पर अभी हम रह रहे हैं, यानी कि 2020 हम यहाँ तक इसे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब बीसी की बात देखिए, बीसी में आप देखेंगे ये क्रम घटता हुआ दिख रहा है, 300 बीसी, 200 बीसी, 100 बीसी, ठीक है। ये क्रम आपको घटता हुआ नज़र आएगा। अब देखिए मान लीजिए आपसे कुछ अगर पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक काल जो था, जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है ऋग्वैदिक काल, उसकी रचना कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1500 बीसी में, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, 1500 बीसी में, यही बताएंगे ना आप, 1500 बीसी में हुई थी। और अभी क्या चल रहा है, 2020, ठीक है। पर अगर आपसे कोई पूछे कि ऋग्वैदिक काल की रचना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई, ठीक है, अगर आपसे ध्यान से सुनिए, मैंने पहला आपसे जो पॉइंट रखा वो ये था कि ऋग्वैदिक काल की रचना कब हुई, तब आप कहेंगे 1500 बीसी। पर अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि आज से कितने वर्ष पहले, है ना, तो आपने क्या करना है, जो वो 1500 अभी आपने खुद आपको जो पता है 2020 में उस 1500 को ऐड करना है, क्योंकि जब हम 2020 से यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है, तो 2020 तक यहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा, 2020, और आगे हमें 1500 तक और जाना है, तो ये ऐड कर देंगे हम इसमें, 2020 में हम 1500 को ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 3520, यानी कि 3520 वर्ष पहले ऋग्वैदिक काल की रचना हुई, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब दूसरा उदाहरण मैं अगर आपको बताऊं कि मान लीजिए अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, 1556 में, आप जानते हैं 1556 एडी में, 1556 एडी में हुआ था। अब ये फिगर क्योंकि एडी की है और हम 2020 से ही इसको देख रहे हैं कि आज से अगर पूछा जाए कितने साल पहले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर पूछा जाए हमसे आज से कितने साल पहले अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, तो हम 2020 जो है उसमें 1556 जो है वो माइनस कर देंगे, यानी कि 2020 में से 1556 माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 464, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आया होगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि अगर हमसे बीसी का पूछा जाए कोई घटना कि वो आज से कितने वर्ष पहले है, तो वहाँ पर हमने क्या करना होता है, प्लस। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए एडी की कोई घटना, क्योंकि इस टाइम हम जिस टाइम पे रह रहे हैं वो भी एडी का ही है, तो अगर वो घटना हमसे पूछी जाए तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, माइनस 2020 में से। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी की जब फिगर की हम बात करेंगे तो वहाँ पर जो 2000 है उसे बेस ईयर माना गया है, ठीक है। वो जो आधार मानते हैं वो 2000 को मानते हैं, वो 2020 का प्रयोग नहीं करते। 2020 इसलिए समझाया कि अगर आपको मैं एग्जांपल ऐसा दूं जो इजी हो समझने में, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की तरफ लेकर चलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए अब बता रही हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो 2000 को बेस मानता है, तो जहाँ आपने 2020 का यूज़ किया उसकी जगह आपने क्या यूज़ करना है, 2000 का, ठीक है। अब देखिए जो अब एक बार मैं फिर बता दूँ, अगर 1500 में ऋग्वैदिक काल की रचना हुई थी, ठीक है, यही बात अभी मैंने आपसे करी कि 1500 बीसी में ऋग्वैदिक काल की रचना हुई थी। पहले मैंने क्या कहा था, 2020 में आप 1500 ऐड कर देंगे, लेकिन अब क्या करना है आपने, करना तो ऐड ही है, लेकिन किस में, 2000 में, क्योंकि जो एनसीईआरटी है वो 2000 को बेस मानती है। तो अब देखिए 2000 में जब हम 1500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या फिगर आएगी, 3500। इसलिए आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ देखा होगा, वहाँ सीधा सीधा लिखा होता है कि 3500 वर्ष पहले ऋग्वैदिक काल की रचना हुई, यानी कि वो 3500 वर्ष कैसे लिखते हैं, वो 2000 को आधार मानकर चलते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे अकबर की घटना थी, वहाँ पर आपने क्या करना था, जो 1556 राज्याभिषेक वाली बात अभी हम कर रहे थे, तो वो 2000 में से 1556 हम लेस कर देंगे तो आंसर आएगा 444। यानी कि जब हमसे बात की जाए
कि इसकी अगर हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है ऑब्वियसली, ठीक है, तो 1500 जैसे ऋग्वैदिक काल का मैंने आपको उदाहरण दिया, तो 2000 में आप 1500 ऐड करेंगे, और अगर एडी की कोई भी घटना है तो आप 2000 में से उसको माइनस कर देंगे। बस इतना ही था। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में थोड़ी सी। वहाँ पर हम मानव की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे, ठीक है, उसके ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे कैसे आगे हुई वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे अपने और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सब इससे मतलब जो भी फ़ायदा है वो उठा सकें, तब उनकी भी तैयारी अच्छी हो, आपकी भी अच्छी हो, ठीक है। और ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो जो भी कंटेंट मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, था तो ये बेशक एक इंट्रोडक्शन, लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी कुछ कोशिश करी है आपको चीज़ें समझाने की, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।